नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ भाषा और साहित्य की इस आनंददायक यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के यशस्वी लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक वर्तमान में लगातार किस प्रकार से हम एक उपभोक्ता के रूप में अपने सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास कर रहे हैं, इसकी तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं। लेखक कहते हैं, आज का युग विज्ञापन का युग है। विज्ञापन हमें लगातार भ्रमित करता है। हम आभिजात्य वर्ग का अंधानुकरण करने के लिए बाध्य हो रहे हैं और यह स्थितियां एक अच्छे समाज के लिए किसी भी तरह से अनुकूल नहीं है। जैसे जैसे इस प्रकार की उपभोक्तावादी संस्कृति फैलेगी, लगातार अपने उदात्त सांस्कृतिक मूल्यों से हम लोगों का अलगाव होगा, वह समाज में अशांति का, सामाजिक विषमता का कारण बनेगा। तो आइए पढ़ते हैं एक बहुत ही शानदार वैचारिक निबंध जो आपके निबंध सामर्थ्य को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ समाज में वर्तमान में जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, उनमें बौद्धिक सामर्थ्य आपको यह निबंध प्रदान करेगा। तो सबसे पहले लेखक परिचय। उपभोक्तावाद की संस्कृति के यशस्वी लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। श्यामाचरण दुबे जी भारत के प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों में माने जाते हैं। आप हिंदी में विशेष दक्षता रखते हैं और अपने सामाजिक सरोकारों को आपने हिंदी भाषा के माध्यम से बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से व्यक्त किया है। इस महान लेखक का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। आपने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आप देश के अग्रणी सामाजिक वैज्ञानिक रहे हैं। आपकी पुस्तकों की चर्चा वैश्विक स्तर पर रही है और समाज के विभिन्न तबकों से यह जो आपका आत्मीय संबंध रहा, इसी का परिणाम है कि आपकी पुस्तकों में भोगा हुआ यथार्थ दिखाई देता है। यह महान व्यक्तित्व हमारे बीच से सन 1996 को चला गया। आपकी प्रसिद्ध रचनाएं जिनके कारण हमेशा आप याद किए जाएंगे, वे इस प्रकार हैं: मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति आदि आपकी हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध और ख्यातिनाम पुस्तकें हैं। आपकी इन्हीं योग्यताओं के कारण अनेक प्रमुख संस्थाओं में आप महत्वपूर्ण पदों पर रहे। आपने भारत की ज्वलंत समस्याओं का गहराई से अध्ययन किया। जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार से विकास किया जा सकता है और वे कैसे अवमूल्यन हैं जो भारतीय संस्कृति को, भारतीय अस्मिता को लगातार नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, आपने उनको पहचानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निश्चित रूप से यदि हम आपके तार्किक विश्लेषण के आधार पर उन मूल्यों को समझ लेते हैं तो एक नए और शक्तिशाली भारत का निर्माण करने में हम सफल होंगे। आइए इस निबंध के अध्ययन से पूर्व हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही विशिष्ट साहित्यिक हिंदी का प्रयोग श्यामाचरण दुबे जी करते हैं और इसमें से अनेकानेक शब्द इस प्रकार के हैं जो पारिभाषिक शब्द हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके कुछ खास अर्थ होते हैं। उन अर्थों को समझे बिना आप इस निबंध को समझ नहीं पाएंगे।
तो मैं चाहता हूं कि पहले वे महत्वपूर्ण शब्द आपको समझा दिए जाएं तो इन्हें भी जानें। इस क्रम में पहला शब्द जो इस निबंध में प्रयोग किया गया है वह है सांस्कृतिक अस्मिता। अस्मिता से तात्पर्य है पहचान। हम भारतीयों की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। यह सांस्कृतिक पहचान भारत की विभिन्न संस्कृतियों के मेलजोल से बनी है। मिलीजुली सांस्कृतिक पहचान को ही हम सांस्कृतिक अस्मिता कहते हैं। अगला शब्द है सांस्कृतिक उपनिवेश। विजेता देश जिन देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है वे देश उसके उपनिवेश कहलाते हैं। सामान्यतया विजेता देश की संस्कृति विजित देशों पर लादी जाती है। दूसरी तरफ हीनता ग्रंथिवश विजित देश विजेता देश की संस्कृति को अपनाने भी लगते हैं। लंबे समय तक विजेता देश की संस्कृति को अपनाए रखना सांस्कृतिक उपनिवेश बनना है। अगला शब्द है बौद्धिक दासता। अन्य को श्रेष्ठ समझकर उसकी बौद्धिकता के प्रति बिना आलोचनात्मक दृष्टि अपनाए उसे स्वीकार कर लेना बौद्धिक दासता है। छद्म आधुनिकता। आधुनिकता का सरोकार विचार और व्यवहार दोनों से है। तर्कशील, वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टि के साथ नवीनता का स्वीकार आधुनिकता है। जब हम आधुनिकता को वैचारिक आग्रह के साथ स्वीकार न कर उसे फैशन के रूप में अपना लेते हैं तो वह छद्म आधुनिकता कहलाती है। तो इस प्रकार आपने इस निबंध में आने वाले उन पारिभाषिक शब्दों को जाना जिनको जानना और समझना आवश्यक है, जिनके माध्यम से आप इस वैचारिक निबंध के गूढ़ार्थों को समझ सकेंगे। तो इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि निबंध की व्याख्या करने से पूर्व हम निबंध में आए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के विषय में भी जान लें। शब्द संपदा। तो शब्द संपदा के अंतर्गत जो शब्द इस निबंध में प्रयुक्त हुए हैं वे इस प्रकार हैं। वर्चस्व। वर्चस्व का अर्थ होता है प्रधानता। विज्ञापित, प्रचारित, सूचित। जब आप किसी विज्ञापन के माध्यम से किसी बात को रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विज्ञापित। अनंत, जिसका अंत न हो। अपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े, यह भी उसी प्रकार का शब्द है जिसका अंत न हो, अनंत। सौंदर्य प्रसाधन, सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री। परिधान, वस्त्र। अस्मिता, अस्तित्व, पहचान। अवमूल्यन, मूल्य गिरा देना। यह जो कॉमर्स जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ आप इस शब्द का बहुत प्रयोग सुनेंगे। और अखबार में भी यदि आप बाजार से जुड़े हुई समाचार पढ़ते हैं तो वहाँ आप इस शब्द को पढ़ते हैं कि उस कंपनी का अवमूल्यन हुआ। क्षरण, नाश। उपनिवेश, वह विजेता देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर बस गए हों। प्रतिमान, मानदंड। प्रतिस्पर्धा, होड़। छद्म, बनावटी। दिग्भ्रमित, रास्ते से भटकना, दिशाहीन। वशीकरण, वश में करना। अपव्यय, फिजूल खर्ची। तत्कालीन, उसी समय का। परमार्थ, दूसरों की भलाई। तो इस प्रकार हमने इस निबंध में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ जाने। अब हम बात करेंगे इस निबंध के सार की और व्याख्या की कि इस निबंध के माध्यम से लेखक हमें क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें निबंध के शीर्षक पर। तो जैसा शीर्षक से स्पष्ट है, लेखक कहते हैं
उपभोक्तावाद की संस्कृति। संस्कृति के अंतर्गत हम उन चीज़ों को, उन मूल्यों को, उन उदात्त भावों को लेते हैं जो लगातार हमारी संस्कृति में श्रेष्ठता के सूचक होते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि कुछ मुखौटावादी लोग संस्कृति में ऐसी चीज़ों को धीरे से डाल देते हैं जो उस संस्कृति के विनाश का कारण बनती हैं। और इसी तरह आज हमारे बीच में एक नई संस्कृति का विकास हो रहा है, वह है उपभोक्तावाद की संस्कृति। हम उपभोग में विश्वास करने लगे हैं। लगातार विज्ञापन हमें भ्रमित करते हैं। हम विज्ञापनों के इस चक्रव्यूह में इस प्रकार से फंस जाते हैं कि हमें चाहे चीज़ों की आवश्यकता है या नहीं, हम लगातार उनका प्रयोग करने लगते हैं। और उनके प्रयोग से किस प्रकार हमारा पूरा पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता। तो लेखक बताते हैं कि यह उपभोक्तावाद हमारी जीवन शैली पर बहुत अधिक हावी होता है। अब उपभोग ही भोग बन गया है। बाजार विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट बाजार में उपलब्ध हैं। कोई मसूड़ों को मजबूत रखता है, कोई वनस्पति और खनिज तेलों से बना हुआ है, किसी में रंग चमकाने की क्षमता अधिक है, किसी में मसूड़ों को मजबूत बनाने का सामर्थ्य अधिक है, कोई वेदों के आधार पर बनाया गया है, कोई तो पूरी तरह से आयुर्वेदिक औषधियों के कारण अपने आप में अद्भुत और अतुलनीय बन गया है। यह सब चीज़ें बौद्धिक सामर्थ्य को, हमारी आवश्यकताओं को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। ये विलासिता की सामग्रियां हमारे जीवन को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। लेखक कहते हैं कि यही नहीं, अगर आप देखें तो टूथपेस्ट के अतिरिक्त बाजार में अनेक प्रकार के ऐसे साबुन भरे पड़े हैं जिनकी आवश्यकता हमें है या नहीं है, पर हम उनका प्रयोग करते हैं। यह ऐसी धरा है जहां मुल्तानी मिट्टी जैसी चीज़ें सहज उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से आप अपने सौंदर्य की रक्षा कर सकते हैं। किंतु उसके बाद भी बाजार ऐसी सामग्रियों से भरा पड़ा है जिनकी आवश्यकता शायद हमें नहीं है। साबुन का उदाहरण देते हुए लेखक बताते हैं कि एक साबुन ऐसा है जो आपको तुरंत तरोताज़ा कर देता है, एक साबुन ऐसा है जो आपकी धार्मिक संवेदनाओं को जागृत करता है, जिसमें शुद्ध गंगा जल है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात माँ गंगा ही आकर के आपको स्नान करवाने वाली हैं। और इस प्रकार उस साबुन से नहाने मात्र से आपके समस्त पाप धुलने वाले हैं। कुछ साबुन ऐसे हैं जो सिने स्टार्स के द्वारा, जो फिल्मी अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, उनके द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग। और इसकी परिणति यह है, कितने कितने हजारों की सामग्री केवल सौंदर्य प्रसाधन के ऊपर खर्च की जा रही है। और यह अपव्यय लगातार आम आदमी को प्रभावित करता है, क्योंकि वह अभिजात्य वर्ग के पुरुष और महिलाओं का अनुकरण करता है, वह उनसे प्रभावित हो जाता है। लेखक के अपने शब्दों में देखिए कि साबुन के संदर्भ में वे किस प्रकार से कहते हैं। साबुन को देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं,
यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए। शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन, चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। सम्राट महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह हैं, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। तो इस प्रकार लेखक अनेक ऐसी सौंदर्य सामग्रियों की तरफ हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं जो पुरुषों को भी और महिलाओं को भी आकर्षित कर रहे हैं और कहीं न कहीं सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। ऐसी चीज़ों को जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे सांस्कृतिक मूल्य के रूप में स्थापित कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि एक जो घड़ी होती है, तो घड़ी का क्या काम है? घड़ी का काम केवल समय बताना है, उसकी इतनी ही भर उपयोगिता है। पर नहीं, अब घड़ियां शान और शौकत की प्रतीक बन चुकी हैं। वे इतनी महंगी होती हैं कि उसे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है। अब केवल रेडियो नहीं है गाने सुनने के लिए, म्यूजिक सिस्टम में भी कितने कितने तरह के प्रदर्शित होने वाली वस्तुओं को शामिल किया गया है। इसी तरह से कंप्यूटर भी दिखावे के लिए खरीदा जाने वाला एक बड़ा यंत्र बन गया है। प्रतिष्ठा के नाम पर जो शादी विवाह होते हैं उनमें साधारणता समाप्त हो चुकी है। 5 सितारा होटलों में शादियां होती हैं, 5-5 दिन उनके विभिन्न समारोह चलते हैं। हर समारोह पर बेतहाशा खर्च किया जाता है। लेखक कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं? क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं? पाणी ग्रहण संस्कार केवल 2 युवा हृदयों को जोड़ने का एक माध्यम भर है, ताकि वे शक्ति के रूप में जागृत हों और समाज और राष्ट्र का नेतृत्व करें। उसे इस प्रकार से दिखावे की चीज बनाना, विवाह को इस प्रकार प्रदर्शन की वस्तु बनाना समाज के लिए बहुत अधिक हानिकारक सिद्ध होगा। लेखक कहते हैं यहीं तक मामला सीमित नहीं है। आप अस्पतालों को देखिए, अस्पतालों में भी 5 सितारा अस्पताल हैं। अस्पताल और डॉक्टर केवल इलाज करने तक सीमित नहीं है, तमाम सुविधाओं के साथ आपका इलाज हो और इसके लिए बहुत मोटे मोटे बिल उपभोक्ता को दिए जाते हैं। अस्पताल के साथ साथ उसी तरह की आवश्यक वस्तु, यदि शिक्षा की हम बात करें तो शिक्षा के जो मंदिर हैं वहाँ भी यह 5 सितारा संस्कृति हावी हो गई है। पहले स्कूलों के द्वार पर लिखा रहता था शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। यहाँ सेवा की आवश्यकता नहीं है। यदि आप शिक्षा को नए अर्थ देना चाहते हैं, शिक्षा के माध्यम से समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो ही विद्यालय में आपको आना चाहिए। पर शिक्षा के उन मंदिरों को भी दिखावे की वस्तु बना दिया गया है और इस तरह से समाज में बाल मन पर भी इस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं जो भारत के लिए, राष्ट्र के लिए घातक हैं। क्या दशरथ जैसे राजा के पास क्या धन की कमी थी? पर हमें यह समझना चाहिए कि हमारे आराध्य पुरुष राम और कृष्ण ने भी आश्रम में रहते हुए सामान्य परिस्थितियों में सभी विद्यार्थियों के साथ समान शिक्षा प्राप्त की। तो उसी तरह के मानदंड हमारे सामाजिक ताने बाने के अनुरूप हैं। यह 5 सितारा विद्यालयों की संस्कृति
हमारे समाज के अनुरूप किसी तरह से नहीं कही जा सकती। हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का, हमारे संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। छोटी सी बात मुझे ध्यान आती है, महाराणा रणजीत सिंह जब पंजाब के शासक थे तो एक विदेशी उनके पास कांच की एक बोतल लेके आया जो बहुत महंगी थी, जिसमें शाही डाल करके आप लिखने का काम कर सकते हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपने मुनीम से कहा कि आप शाही की दवात लेकर के आइए। तो हमारे यहाँ जो दवात थी वो धातु की बनी हुई थी। महाराणा रणजीत सिंह जी ने उस दवात को लिया और उसे छोड़ दिया, वह जमीन में गिरी, टूट गई। ऐसा ही उन्होंने अपनी दवात के साथ किया, उसे भी उन्होंने उठाया और नीचे डाल दिया तो वह नहीं टूटी। उन्होंने पूछा, आपकी ये जो शाही की दवात है इसका अब क्या मूल्य है? इसका मूल्य 0 है, लेकिन जो धातु की दवात है उसका मूल्य आज भी उतना ही है जितना पहले था। कहीं न कहीं धातुओं के मूल्य बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो गई है। तो हमारे इस देश को ऐसे संसाधनों की आवश्यकता है जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सके। केवल दिखावे के लिए जिन चीज़ों का प्रयोग होता है वे हमारे लिए किसी काम की नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि हमें अपने मूल्यों में इस प्रकार की चीज़ों को शामिल करना होगा। आप केवल आलू के चिप्स और पिज़्ज़ा खा करके जीवित नहीं रह सकते। राष्ट्र में ऐसे युवाओं का निर्माण नहीं कर सकते जो राष्ट्र का नेतृत्व करते हों। अत्यंत चिंतनीय विषय और प्रश्न लेखक हमारे सामने इस निबंध के माध्यम से रखते हैं। स्वयं लेखक की भाषा में सुनिए। इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे कूड़ा खाद्य। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति बढ़ेगी। तो लेखक कहते हैं यदि हम इस सामाजिक अशांति को नियंत्रित करना चाहते हैं, अभी से हम उसके प्रति जागरूक हो जाना चाहते हैं, तो ये जो 5 सितारा चिकित्सालयों की संस्कृति है, यह जो 5 सितारा विद्यालयों की संस्कृति है, जो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के किसी भी तरह से अनुकूल नहीं है, जो हमारे सीमित संसाधनों के प्रति अनुकूल नहीं है, हमें उसे छोड़ना ही होगा। हमें सादा जीवन और उच्च विचार वाली संस्कृति को अपनाना ही होगा। हमें लगातार ऐसी वस्तुओं का उपभोग करना होगा, उपयोग करना होगा, जिनका हम पुनः पुनः उपयोग कर सकें। लेखक कहते हैं कि आज बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि सामाजिक सरोकारों की अपेक्षा व्यक्तिगत केंद्रता बढ़ी है। व्यक्ति स्वयं अपने काम करना चाहता है, अपने स्वार्थों तक सीमित है। सामाजिक वस्तुओं से, सामाजिक उपयोगिता से, सामाजिक कार्यों से लेना देना नहीं होता और यह बहुत ही खतरनाक है। वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र भी करते हैं। लेखक के शब्दों में हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? और इस प्रकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेखक हमसे करते हैं कि एक कहीं तो स्थान होगा जहां हमें रुकना पड़ेगा और निश्चित रूप से वह समय आ गया है कि हमें
इस महत्वपूर्ण विषय के प्रति जागरूक हो जाना चाहिए, अन्यथा यह उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे समाज के लिए बहुत अधिक घातक सिद्ध होगी। तो इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से लेखक समाज में लगातार विकसित हो रहे ऐसे मूल्य जो सामाजिक ह्रास का कारण बनेंगे, उनकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। आइए अब पाठ से जुड़े हुए अभ्यास के प्रश्नोत्तर हल करते हैं। इस संदर्भ में पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? लेखक के अनुसार जीवन में सुख से अभिप्राय केवल उपभोग सुख से नहीं है, जिसे हम आजकल मानने लगे हैं, बल्कि मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाता है। परंतु आजकल की पीढ़ी केवल उपभोग सुख को ही सुख मानती है, जो उचित नहीं है। अगला प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है? तो आज की उपभोक्तावादी संस्कृति उठने से लेकर सोने तक हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। टूथपेस्ट, चाय, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, घड़ी, पहनने की वस्तुएं, शिक्षा, इलाज, हर स्तर पर हम इस संस्कृति के शिकार हैं। हमें घड़ी समय के लिए नहीं चाहिए, अपितु अपनी सामाजिक हैसियत दिखाने के लिए चाहिए। और अब तो हम ऐसी हास्यास्पद स्थितियां पश्चिमी देशों के अनुकरण पर करने लगे हैं कि अपने अंतिम संस्कार की गतिविधियां भी हम 5 सितारा चाहते हैं। ये बहुत ही हास्यास्पद और पतन का सूचक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? देखिए, उपभोक्तावादी संस्कृति निश्चित रूप से लिए हमारे जैसे देश जहां पर तमाम तरह के संसाधन सीमित हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा सादा जीवन और उच्च विचार पर विश्वास रखते थे, और उसी के माध्यम से हम अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। इन तीनों के मेल से ही एक श्रेष्ठ विश्व का निर्माण संभव है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, आशय स्पष्ट कीजिए। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम चीज़ों को उसी अनुरूप चाहते हैं जैसी वे दिखाई देती हैं। भौतिक सुख हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। प्रकृति से हमने अपने आप को काट लिया है। हम इस प्रकार की सामग्री के गुलाम बन गए हैं और इन सब चीज़ों ने हमारे चरित्र में भी आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। अगला इस संदर्भ में है, आशय स्पष्ट कीजिए। ख, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। निश्चित रूप से उपभोक्तावादी जो संस्कृति है उसने अनेक ऐसी हास्यास्पद स्थितियां हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दी हैं जिनका अंधानुकरण हम लोग करते हैं। हैसियत से ऊंची शादियां करना, अंतिम संस्कार के लिए अपनी व्यवस्थाएं करवाना, गर्म मौसम में गर्म क्षेत्र में भी पाश्चात्य संस्कृति के पहरान, कोट आदि को पहनना, ये सब चीज़ें इसी संस्कृति की अनचाही उपज हैं। आगे जो प्रश्न हैं वह हैं रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित। तो इस क्रम में पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों? इसके पीछे बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक कारण हैं। बार बार कहने से असत्य भी सत्य हो जाता है।
जब हमारे पसंदीदा नायक और नायिकाएं, अभिनेता और अभिनेत्रियां वे किसी चीज़ की अनुशंसा करते हैं तो उसके प्रति हमारा लालायित होना स्वाभाविक है। विज्ञापन के माध्यम से एक ऐसा भ्रमजाल फैलाया जाता है जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग फंस जाते हैं। तो इसमें बहुत बौद्धिक सामर्थ्य की और वैचारिक जीवंतता की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। व्यवहारिक रूप से तो वस्तु की गुणवत्ता ही उसे खरीदने का आधार होनी चाहिए, पर बड़ा दुर्भाग्य है कि आज के समाज में एक ऐसी संस्कृति प्रचलित हो गई है जहां हम विज्ञापन के आधार पर ही वस्तुओं को खरीदते हैं। जिस विज्ञापन का, जिस कंपनी का अधिक विज्ञापन आता है, अधिक बड़ा स्टार जिसका विज्ञापन करता है, हमारे मन में यह धारणा बैठ जाती है कि उसी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें वस्तु की गुणवत्ता के आधार पर ही, उपयोगिता के आधार पर ही उसे खरीदना और उसका उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। देखिए, आज के समय में यह जो विज्ञापन के कारण, उपभोक्तावाद के कारण दिखावे की संस्कृति, मुखौटावाद की संस्कृति प्रचलित हुई है, वह समाज के लिए बहुत ही घातक है। हमें उपयोगितावादी संस्कृति की तरफ बढ़ना चाहिए और ऐसी चीज़ों को आत्मसात करना चाहिए जो हमारे लिए सही अर्थों में उपयोगी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने अनुभव के आधार पर देना है और हम सबके अनुभव अलग अलग हैं, पर आप महसूस करेंगे कि आज हम जिस भी त्यौहार को देखते हैं उसका स्वरूप बहुत अधिक बदल गया है। दीपावली, दीपों की अवली, जहाँ बहुत अधिक मात्रा में दीप सजाए जाते हैं, वह दीपों की अपेक्षा पटाखों की तरफ चली गई है, जिसके कारण बहुत अधिक पर्यावरण प्रदूषण होता है और बहुत अधिक नुकसान होते हैं। पाणी ग्रहण संस्कार, जिसमें कन्या का हाथ वर के हाथ में दिए जाने की परंपरा है, लेकिन वह दिखावे का एक ऐसा चक्रव्यूह वहाँ बन गया है कि 5-5 दिन तक उसके कार्यक्रम चलते हैं और बहुत अधिक धन का अपव्यय वहाँ होता है। तो इन सब चीज़ों से एक दिखावे की संस्कृति का जो चक्रव्यूह हमारे सामने आया है उसे हमें तोड़ना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 आपके भाषिक सामर्थ्य से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए हैं, अतः आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं समझ कर देंगे। आप क्रिया विशेषण की परिभाषा को कंठस्थ करेंगे और उसी के आधार पर इसका उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 10 है, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों का बच्चों पर बढ़ता प्रभाव विषय पर अध्यापक और विद्यार्थी के बीच हुए वार्तालाप को संवाद शैली में लिखिए। तो संवाद शैली आप जानते हैं कि उसमें 2 पात्र रहेंगे, तो एक अध्यापक रहेंगे, एक शिष्य रहेंगे, और उन दोनों के बीच किस प्रकार से वार्तालाप होता है, क्या क्या बातचीत होती है, इस सारी बातचीत को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे, उसे पढ़ा। निश्चित रूप से यह कक्षा आपके लिए ज्ञानवर्धक और आनंददायक रही होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।